गुड मॉर्निंग। आज अपन आर्थिक भूगोल का अर्थ, विशेषतर और उद्देश्य बीए पार्ट थर्ड की प्रथम इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आर्थिक भूगोल का अर्थ मानव अपनी आवश्यकताओं या क्षमताओं, बुद्धि एवं कला कौशल द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई गतिविधियाँ आर्थिक क्रियाकलाप कहलाती है तथा इनका अध्ययन करने वाली भूगोल की जो प्रमुख शाखा उसको आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। मानव जब अपनी क्षमता, बुद्धि या कला कौशल के द्वारा अपनी जो नीड या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां पर्यावरण के साथ में रहकर करता है या अपने आर्थिक क्रियाकलाप चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करता है, या अपनी जो क्षमता है, ये अपनी जो बुद्धि है, ये अपनी कला और कौशल है, उनकी सहायता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ करता है उसको आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में जानते हैं। इसीलिए आर्थिक भूगोल में मुख्यतः मानव की क्षमताओं या बुद्धि या कला कौशल के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसको अपन आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में जानते हैं तथा इसमें आर्थिक या अर्थतंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज मानव के द्वारा संपन्न की जाती है। इसीलिए आर्थिक भूगोल का शाब्दिक अर्थ ये है कि मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो गतिविधियां की जाती है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत या आर्थिक भूगोल के अर्थ के रूप में माना जाता है। अतः आर्थिक भूगोल के पक्ष: आर्थिक गतिविधि की क्षेत्रीय भिन्नता नंबर 1। नंबर 2, आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता। तीसरा, स्थानिक वितरण। चौथा, अंतर संबंध क्रियाकलापों को प्रभावित। अतः आर्थिक गतिविधियों की क्षेत्रीय भिन्नता आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रदेश हैं, विभिन्न प्रकार की जो इकाइयाँ हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधि संपन्न होती है। कहीं तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम होती है, कहीं द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम होती है। जैसे अपन मानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कृषि क्षेत्र या खनन क्षेत्र। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि अलग होगी, वहाँ उद्योग लगेंगे, सेवा सेक्टर में प्राथमिकता दी होगी। इसी प्रकार से क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है आर्थिक गतिविधियों में। दूसरा, आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता। आर्थिक क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के जो सेक्टर है, जैसे सेवा सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, उद्योग सेक्टर है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप में लोग संलग्न हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो अपने कार्यकलाप से या बुद्धि या बौद्धिक क्षमता के साथ लगातार रूप से करता जा रहा है। अतः आर्थिक क्रियाकलाप की जो विशेषता है वो विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज है, गतिविधियाँ हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। स्थानिक वितरण। आर्थिक क्रियाकलाप को जो स्थानिक वितरण है वो स्थान विशेष के या क्षेत्र विशेष के आधार पर विभक्त कर सकते हैं। माना कि कोई खनिज संसाधन से धनी क्षेत्र है तो वहाँ आर्थिक क्रियाकलाप उद्योग से संबंधित होगी। माना कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर की गतिविधियाँ पाई जाती है तो वहाँ सेवा सेक्टर का अधिकतम प्रभाव होगा। इसी प्रकार से जहाँ आदिम प्रकार की कृषि या व्यापारिक कृषि की जाती है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कृषि के प्रकार है उनमें आर्थिक क्रियाकलाप में लोग संलग्न होंगे, उनका स्थानिक वितरण भी अंतर्गत आता है। अंतर संबंधित क्रियाकलाप, ये जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप या जो कृषि से संबंधित या फिर उद्योग से संबंधित या फिर सेवा सेक्टर से संबंधित जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होती है ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेशन होता है इनका। जैसे कि कृषि क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद होते हैं वो उद्योगों के लिए कच्चा माल का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से उद्योगों में जो विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं या स्किल्ड या कुशल श्रमिक काम करते हैं वो भी इसके साथ में संलग्न रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप का जो संबंध है आपस में, जो अंतर संबंध है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप का प्रतिफल, इसका रिजल्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। नंबर 1, उत्पादन। नंबर 2, विनिमय, एक्सचेंज। और नंबर 3, उपयोग। उत्पादन में अपन बेसिकली प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक के रूप में विभक्त कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक में ये प्रकृति प्रदत्त तत्व हैं। प्राथमिक के आर्थिक क्रियाकलाप जो सीधा डायरेक्ट प्रकृति से हम लोगों को प्राप्त होता है, कोई संसाधन हो सकता है, खनिज हो सकता है, खनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कृषि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, मत्स्य गेट के द्वारा किया जा सकता है, मछली पालन के द्वारा किया जा सकता है, वनों से जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद उसको एकत्रित करके भी प्राप्त किया जा सकता है, पशुचारण किया जा सकता है, राकेट किया जा सकता है, शिकार किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रकृति से जो भी तत्व हम लोगों को प्राप्त होते हैं वो उत्पादन की श्रेणी में या प्राथमिक उत्पादन की श्रेणी में माना गया है, जिसमें मानव संलग्न है।
अभी वर्तमान काल में भी कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो पशुचारण है, विभिन्न प्रकार के जो आखेट के क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार के जो वनों से प्राप्त उत्पाद है, वो प्राथमिक उत्पादन के श्रेणी में माना गया है। द्वितीयक उत्पादन, उसमें उद्देश्यपूर्वक कृषि की जाती है जिससे लाभ प्राप्त होता है। दूसरा कृषि, जो पशुपालन भी उद्देश्यपूर्वक किया जाता है, व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। जैसे माना कि डेयरी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े रेंचेज बना करके उसमें पशु पाले जाते हैं और उसको डायरेक्ट जो भी दुग्ध उत्पादन होता है वो बड़े बड़े शहरों में सेल कर दिया जाता है। जैसा आपने सुना होगा यूएसए में ट्रक फार्मिंग की जाती है। तो ट्रक फार्मिंग में विभिन्न प्रकार के जो पशु उत्पाद होते हैं या पशुपालन से जो दुग्ध प्राप्त होता है उनको विभिन्न प्रकार के शहरों में भेजा जाता है। और उद्योग, जो अपन को प्राथमिक के क्रियाकलाप से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है वो द्वितीय क्रियाकलाप के लिए उद्योग में काम आने वाला कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। अतः उद्योगों के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो प्राथमिक प्रकृति पदार्थ तत्वों से ही प्राप्त किया जाता है, जैसे खनन के द्वारा। उसी प्रकार से जैसे अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पाद जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी का उपयोग करके अपन द्वितीयक क्रियाकलाप में या छोटा कुटीर उद्योग के रूप में इसे मटकी बनाई जा सकती है, उसे दीपक बनाए जा सकते हैं, या मिट्टी से विभिन्न प्रकार के सामग्री या उपकरण बनाए जा सकते हैं। तो ये द्वितीयक उद्योग में माना जाएगा। तृतीयक, इसको अपन बेसिकली प्रसिद्ध नाम से सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती है उनको इसमें अध्ययन के रूप में शामिल करते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या माना कि सेवा जैसे परिवहन और संचार के द्वारा जो सेवा की जाती है, इस प्रकार की जो सेवा होती है उस तृतीयक क्षेत्र में मानी जाती है। चतुर्थक, इसमें वित्त, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं को शामिल किया जाता है। वित्त से संबंधित, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक सेवा से संबंधित इसमें उत्पादन में शामिल किया जाता है। पंचमक, इसमें उच्च स्तरीय सेवाएं होती है, ये भी सेवा सेक्टर का ही पार्ट है, जिसमें प्रबंधन, मैनेजमेंट, सरकारी व प्रशासनिक सेवाएं और शोध आदि को शामिल करते हैं। तो अपन कह सकते हैं तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक जो क्रियाकलाप है, उत्पादक है, उसको अपन सेवा सेक्टर में मान सकते हैं। या उच्च स्तर की सेवा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो सेवा का विस्तार और सेवा का जो क्रियाकलाप है, रूप परिवर्तन है, वो भी तेज गति से परिवर्तनशीलता के साथ बढ़ता जाएगा। अतः उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन या प्राथमिक क्रियाकलाप, इसमें द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलाप के रूप में हम आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ये उत्पादन की प्रक्रिया को भी शामिल करते हैं। अतः उत्पादन के लिए हम लोगों को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में से गुजरना पड़ेगा। विश्व के विभिन्न प्रकार के जो देश है, प्रदेश है, वो सारी क्रियाओं में से गुजर करके पंचमक क्रिया में पहुंचने की कोशिश करता है। अगला विनिमय, एक्सचेंज, परिवहन एवं वितरण सेवा को शामिल किया जाता है इसमें, जैसे संचार है, रेल है, बस है, जलीय है, नौ संचालन, परिवहन आदि। विनिमय का शाब्दिक अर्थ है एक्सचेंज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार का जो कच्चा माल है, विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाकलाप है, विभिन्न प्रकार का जो उत्पाद है, विभिन्न प्रकार का जो उत्पादन क्रियाकलाप अपने संपन्न की, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए विनिमय और एक्सचेंज आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो टर्म काम में लिया जाता है वो परिवहन और संचार। तो परिवहन भी विभिन्न प्रकार का होता है। रेल के द्वारा परिवहन किया जा सकता है, बस के द्वारा परिवहन किया जा सकता है, जलीय परिवहन किया जा सकता है, समुद्री यात्राओं के द्वारा जो परिवहन किया जाता है, और इसी प्रकार से नौ संचालन के द्वारा जो परिवहन किया जाता है। तो संचार क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से वो कम समय में आप वार्तालाप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो संचार और परिवहन किसी भी चीज़ को या विनिमय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। अर्थात आर्थिक भूगोल में या आर्थिक भूगोल के अध्ययन में विनिमय एक्सचेंज का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं, विभिन्न प्रकार के जो संचार के साधन हैं, उनका उपयोग करके मानव अपनी वृद्धि और विकास और अपने आर्थिक क्रियाकलापों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसका प्रयोग करता है। उपयोग या इसका उपयोग किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, जैसे व्यापार है, वस्तुएं, सेवाएं सेक्टर जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है। आप लोग जानते हो कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं, मकान, ज़मीन, घर, भोज्य पदार्थ, सामग्री, या रहने के लिए मकान चाहिए या ओढ़ने के लिए कपड़े चाहिए, इसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव लगातार रूप से व्यापार करता है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सचेंज करता है और विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उनका उपयोग भी करता है। अतः मानव लगातार रूप से अपने आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए या अपनी आजीविका को चलाने के लिए या जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार रूप से उपयोग भी करता आ रहा है। आगे आर्थिक भूगोल का विशेषतर और उसका उद्देश्य।
नंबर 1, क्षेत्रीय भिन्नता ज्ञात करना। जो मनुष्यों की गतिविधि व आर्थिक क्रियाकलाप में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है तो उन्हें भिन्नताओं का बोध होना नितांत आवश्यक है, जिससे किसी भी तरह का कोई नियोजन किया जा सके या किसी भी पक्ष पर कोई विचार किया जा सके। अतः क्षेत्रीय भिन्नताओं को ज्ञात होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मानव अपनी आर्थिक गतिविधियाँ और आर्थिक क्रियाकलाप को जो संपन्न करने की कोशिश करता है तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं या विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां सामने आती है, तो उन गतिविधियों और विभिन्नताओं को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः क्षेत्रीय भिन्नताओं को ज्ञात करने के पश्चात ही मानव आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न कर सकता है, उनका नियोजन कर सकता है या उनके किसी भी पक्ष को अपने विचार के साथ अध्ययन करके आगे वृद्धि और विकास कर सकता है। दूसरा, स्थानिक वितरण का बोध। स्थानिक वितरण बोध में भी इन्हीं गतिविधियों का वितरण विश्व के भिन्न भागों में किस प्रकार से इसका बोध किया जा सके, जो जाना नितांत आवश्यक है। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होती है, जिसमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप जाकर से की जाती हैं, कई जगह खनन किया जाता है, कई जगह आखेट किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य स्थानिक वितरण की जानकारी मानव को होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अपने आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए, अपने आर्थिक गतिविधि को तेज करने के लिए, अपने आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए मानव को विभिन्न प्रकार के जो स्थानिक वितरण है या आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनकी जानकारी उनके पास में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो नितांत आवश्यक है। अर्थात मानव विभिन्न प्रकार के विश्व में फैली हुई जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनका वितरण है, उनका क्षेत्र है, उनकी जानकारी प्राप्त करके अपना स्थानिक वितरण का बोध प्राप्त कर सकता है। तीसरा, संसाधन मूल्यांकन। इसमें सामान्यतः प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, जल, जैविक संसाधन, शक्ति, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन इत्यादि का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है जिससे कि उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके, जिससे पोषण विकास महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। अतः संसाधन मूल्यांकन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार रूप से प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे मिट्टी है, जल है, या जो ऊर्जा संसाधन है, या जैविक संसाधन है, जो शक्ति के संसाधन है, या जो खनिज संसाधन है, उनका मूल्यांकन करना नितांत आवश्यक है। मूल्यांकन करके ही अपन पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास किया जा सकता है, जो आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पोषण तत्व माना गया है। मानवीय संसाधन मात्रा का संभावना अनुमान। मानव संसाधन की मात्रा, उसका मनुष्य का विश्व वितरण और उनका गुणात्मक पक्ष का अध्ययन करना नितांत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसमें मनुष्य के वितरण, स्वरूप एवं गुणों का बोध करने के पश्चात उनके मूल उद्देश्य पूर्ण होता है। वे प्रादेशिक राष्ट्रीय विकास योजना का आधार माना जाता है। अतः मनुष्य संसाधन वितरण द्वारा गुणबोध प्रादेशिक व राष्ट्रीय विकास का आधार प्राप्त हो सके। अतः अपन कह सकते हैं कि मानवीय संसाधन मात्रा का संभावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव को ये पता हो जाता है कि किसी भी संसाधन की गुणवत्ता कितनी है और वो मानव के लिए किस प्रकार से प्रयुक्त हो सकता है और विश्व के किस किस भाग में उसका वितरण है। तो मानव संसाधन या संसाधनों की जो मात्रा है उसकी जानकारी प्राप्त करके मानव अपनी आर्थिक क्रियाकलाप या राष्ट्रीय विकास योजना में या फिर प्रादेशिक योजना में अपना योगदान प्राप्त कर सकता है। अतः प्रादेशिक और राष्ट्रीय विकास योजना का जो आधार है वो मानवीय संसाधन या उसकी संभावना कहाँ कहाँ है उसकी जानकारी प्राप्त करके मानव आर्थिक विकास अपना कर सकता है। कालिक भिन्नता ज्ञात करना। आदिकाल से वर्तमान काल तक मनुष्य के क्रियाकलापों में काल अनुसार भिन्नता पाई जाती है। कालिक भिन्नता बोध होने से आगामी विकास की नीतियों का भी निर्धारण होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि समय के अनुसार या काल के अनुसार या कालखंड के अनुसार या आदिकाल से वर्तमान काल तक जो मानव ने या मनुष्य विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाकलाप में से गुजर रहा है उसकी जानकारी मानव को होना जरूरी है। या काल के अनुसार या कालिक भिन्नता का बोध होने के आधार पर ही मानव अपना विकास और वृद्धि कर सकता है। अपन मानते हैं कि आदिम काल में या प्राचीन काल में मानव केवल कृषि में संलग्न था, आखेट करता था, शिकार करता था, मत्स्य पालन करता था। लेकिन वर्तमान में मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो पंचम एक शोध तक पहुंच चुकी है, एक प्रबंधन तक पहुंच चुकी है। अतः कालिक या भिन्नता का ज्ञान करके ही मानव अपने आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न कर सकता है। अतः अपन कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल के जो विभिन्न प्रकार के अर्थ, विषय क्षेत्र और उनका जो उद्देश्य है वो मानव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अतः मानव विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है, मानव विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है, मानव विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उनकी जानकारी प्राप्त करके अपना विकास तेज गति से कर सकता है और आर्थिक भूगोल का भी विकास में अपना योगदान दे सकता है। अतः अपन कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल में मानव अपनी क्षमताओं, बुद्धि और कला कौशल द्वारा
अपनी महत्वाकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां करता है उसको आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। अतः आर्थिक क्रियाकलाप में मानव विभिन्न प्रकार जो प्राथमिक गतिविधि है, द्वितीय गतिविधि है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम प्रकार की जो गतिविधि है, ये एक्टिविटीज है, उसको करके अपना आर्थिक विकास मूल रूप से प्राप्त कर सकता है। ओके।